वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 6 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है एनसीआरबी के बारे में, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने के आंकड़ों से पता चला है कि 2022 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़ी जो एफआईआर की दर है वह देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो देखते हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। इसकी स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना के भंडारण के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है, मतलब उसके अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना टंडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ये अपराध डाटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के साथ साथ अपराधों और अपराधियों का पता लगाने में जांचकर्ताओं की सहायता के लिए ऐसी जानकारी के भंडारण के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीआरबी को 2009 में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम यानी CCTNS परियोजना की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह परियोजना देश के लगभग 15,000 पुलिस स्टेशनों और 6,000 उच्च कार्यालयों को जोड़ती है। इसने 2017 में राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉन्च किया, जो पुलिस अधिकारियों को CCTNS डेटाबेस पर किसी अपराधी या संदिग्ध की तलाश करने की अनुमति देता है और ये नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने आदि जैसी सेवाएं और सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसको यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस को बनाए रखने और नियमित आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ साझा करने का भी ये काम करता है। एनसीआरबी को ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के तकनीकी और परिचालन कार्यों का भी प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराध के सबूत के रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है या वीडियो क्लिप भी इसमें अपलोड कर सकता है। एनसीआरबी ने साइबर अपराध जांच और अभियोजन में विभिन्न हितधारकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए पोर्टल साइट ट्रेन भी लॉन्च किया है। एनसीआरबी के अंतर्गत केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो देश के सभी फिंगरप्रिंट का एक राष्ट्रीय भंडारण है। यह राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी अर्थात भारत में अपराध, आकस्मिक मृत्यु, आत्महत्याएं और जेल सांख्यिकी में संकलित और प्रकाशित करता है। एनसीआरबी दिल्ली और कोलकाता में अपने प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, CCTNS फिंगरप्रिंट नेटवर्क सुविधा और डिजिटल फॉरेंसिक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के विभिन्न राज्यों में भी कार्य करता है। हमारा अगला आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने 62वें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की तैयारी के लिए सदस्य देशों की गहन जो ब्रीफिंग होती है उसकी अध्यक्षता की है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो यह CSOCD, जिसे पहले सामाजिक आयोग के नाम से जाना जाता था, ये संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद ही अस्तित्व में है। यह ECOSOC और सरकारों को व्यापक सामाजिक नीति मुद्दों और विकास के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सलाह देता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक विकास को आगे बढ़ाना और वैश्विक सामाजिक मुद्दों के समाधान और उनकी नीतियों और उनकी को सिफारिश करना तैयार करना इसका कार्य है। ये गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समावेशन, न्याय संगत और सतत विकास को बढ़ावा देने जैसी विषयों पर केंद्रित है। यह 1995 में कोपेनहेगन के सामाजिक विकास के लिए राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन के बाद से कोपेनहेगन घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम के अनुवर्ती और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख संयुक्त राष्ट्र निकाय रहा है। सदस्यता तो इसका मूल रूप से 18 सदस्य थे, जो कई बार बढ़ाई गई इनकी सदस्यता, और वर्तमान में इसमें 46 सदस्य हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इकोसोक द्वारा 4 साल की अवधि के लिए समान भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष फरवरी, ये आमतौर पर न्यूयॉर्क जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मतलब होती है,
और इसकी बैठकों के दौरान सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज के प्रतिनिधि इसमें सामाजिक विकास के मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं और उसको संबोधित करने के लिए एक साथ मिलते हैं और बैठते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में देख लेते हैं, यानी इकोसोक। तो ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित आर्थिक, सामाजिक और मानवीय सांस्कृतिक गतिविधियों के निर्देशन और कार्य समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसके निर्माण साधारण बहुमत के लिए जाते हैं। इकोसोक के अध्यक्ष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। इसके सदस्य 54 सदस्य हैं और ये महासभा द्वारा इसमें 3 साल के लिए चुने जाते हैं। परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 लगातार पुनः निर्वाचित होते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इकोसोक के बजट में अधिकांश धन मुहैया कराते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के किसी भी अनुषंगी संस्था में सबसे बड़ा है। इसके कार्य क्या है? तो यह संगठन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है और यह विशेष रूप से 15 विशिष्ट एजेंसियों, इसके अधिकार क्षेत्र के तहत 5 क्षेत्रीय आयोगों और 8 कार्यात्मक आयोगों के संबंध में है। ये अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देशों के और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को संबोधित नीतिगत सिफारिशें तैयार करने के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में भी कार्य करता है। हमारा अगला आर्टिकल है INS संधायक के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये INS संधायक है। अभी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना को INS संधायक सौंपा है, तो तभी ये चर्चा में है। तो ये INS संधायक ये भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। ये पूरी तरह से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये GRSE द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन्हें 4 सर्वेक्षण जहाज़ों बड़े या SBL की श्रृंखला में प्रथम है। यह इसी नाम के दूसरे जहाज का नया अवतार है और ये पिछला युद्धपोत जो एक सर्वेक्षण पोत भी था, ये 1981 में नौसेना में शामिल 1921 में सेवायुक्त कर दिया गया था। नए INS संधायक और श्रृंखला के शेष जहाज़ों में अपने पूर्ववर्ती तुलना में ये कहीं अधिक उन्नत है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये 110 मीटर लंबा जहाज है जो फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के साथ संयुक्त रूप से 2 समुद्री डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है। सर्वेक्षण के दौरान जहाज को कम गति पर चलने में मदद करने के लिए इसमें धनुष और स्टर्न प्रणोदक लगे हैं। ये बंदरगाह और पत्तन के दृष्टिकोण में पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के जलीय सर्वेक्षण और नेविगेशन चैनलों का मार्ग में निर्धारण में भी सक्षम है। ये समुद्री सीमाओं का सर्वेक्षण, रक्षा अनुप्रयोगों और समुद्र विज्ञान जैसी भौगोलिक डेटा का भी संग्रह कर सकता है। ये एक हेलीकॉप्टर ले जा सकता है जो कम तीव्रता वाले युद्ध में भाग ले सकता है और अस्पताल के रूप में भी ये कार्य कर सकता है। इसका उपयोग मानवीय सहायता, आपदा राहत के लिए भी किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है CB-22B ऑस्प्रे विमान के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका और जापानी गोताखोरों ने दक्षिण पश्चिमी जापान के पास दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी वायुसेना CB-22B ऑस्प्रे विमान के मलबे और उनके चालक दल के सदस्यों के अवशेषों की खोज की है, तो तभी ये चर्चा में आया है। तो ये एक टिल्ट्रोटर विमान है जो एक हेलीकॉप्टर के ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ, होवर, ऊर्ध्वाधर लैंडिंग गुणों को एक टर्बोप्रॉप विमान की लंबी दूरी, ईंधन दक्षता और गतिक विशेषताओं के साथ जोड़ता है। इसे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, अमेरिकी वायुसेना और अमेरिकी नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। इसका निर्माण अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने किया है। इसका उपयोग लंबी दूरी की घुसपैठ के, मध्यम दूरी के हमले और विशेष अभियान, VIP परिवहन, पुनः आपूर्ति, आपदा राहत, खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी और मानवीय मिशन रहित कई प्रकार के लिए किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है दोहरे कुबड़ वाले ऊँट के बारे में। तो ये ऊँट है, इसके देखो एक कुबड़ होता है। ऐसे जनरली ऊँट के एक ही कुबड़ होता है ये यहाँ पे, लेकिन इसके 2 कुबड़ हैं। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में सेना ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को रसद सहायता के लिए दोहरे कुबड़ वाले ऊँट तैनात किए हैं। तो ये क्यों किए गए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोहरे कुबड़ वाले ऊँट ये बैक्टीरियन ऊँट की पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं जिसमें ये बसा जमा करते रहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम कैमलस बैक्टीरियनस है और इसका वितरण तो ये मध्य एशिया की कठोर और शुष्क क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। वे मध्य एशिया और अफगानिस्तान से लेकर मुख्य रूप से मंगोलियाई मैदान और गोबी रेगिस्तान तक पाए जाते हैं। इन ऊँटों की एक छोटी आबादी लद्दाख की नुब्रा घाटी में मौजूद है।
इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये 10 फीट यानी 3 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 590 से 1000 किलोग्राम तक होता है। ये अफ्रीका मध्य पूर्व में पाए जाने वाले कुबड़ वाले जो डोमेट्री ऊँट होते हैं उनकी तुलना में ये छोटे और पतले होते हैं। इनके फर का रंग बेज से लेकर गहरे भूरा तक भिन्न भिन्न होता है। इनका शरीर पर मोटा ऊन आवरण होता है जो ठंड के महीनों के दौरान गर्मी प्रदान करते हैं और रेगिस्तान की गर्मी के बचाव करते हैं। ये गर्मी के महीनों में इसे गिरा देते हैं। इनका जीवन काल 50 वर्ष होता है और ये आमतौर पर 6 से 20 सदस्यों के झुंड में रहते हैं। हालांकि कभी कभी अकेले या 30 सदस्यों के समूह में भी पाए जाते हैं। इनका आहार क्या होता है? तो ये सर्वाहारी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये घास चरने वाले शाकाहारी ही होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी दुनिया का पहला, ध्यान रखना, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में अनावरण किया गया, तो तभी ये चर्चा में है। ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट सहयोग हित यानी भीष्म, प्रोजेक्ट भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री यानी सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल के तहत ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसका मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 अलग करने योग्य मिनी क्यूब से बना है। ये प्रत्येक आपातकालीन प्रक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए एक विशेष स्टेशन है। इसमें एक मिनी आईसीयू और एक ऑपरेशन थिएटर, खाना पकाने का स्टेशन, भोजन, पानी का एक बिजली जनरेटर, रक्त परीक्षण उपकरण, बिजली जनरेटर, एक एक्सरे मशीन और बहुत कुछ जैसे चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति शामिल है। क्यूब्स 25 प्रमुख जलने लंबे अंगों के फ्रैक्चर, छाती की चोटों, रीढ़ की हड्डी की चोटों और लगभग 10 सिर की चोटों वाले लगभग गंभीर चोटों वाले रोगियों को संभालने में सक्षम है। ये 200 से अधिक रोगियों का इलाज कर सकता है। ये क्यूब्स हल्के और पोर्टेबल हैं। इन्हें एंड्रॉयड एयर ड्रॉप से लेकर ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन तक कहीं भी तेज़ी से तैनात किया जा सकता है। इनका डिज़ाइन, तो इसमें 72 क्यूब्स होते हैं जिन्हें 36 मिनी क्यूब्स को समायोजित करने में सक्षम एक विशेष पिंजरा बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। मिनी क्यूब्स 48 घंटों की अवधि के लिए 100 व्यक्तियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों से भरे हुए हैं। इसमें 2 मास्टर क्यूब्स को आपस में जुड़े रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उसमें अधिकतम 200 बचे लोगों को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। 36 क्यूब्स वाले प्रत्येक मास्टर क्यूब का कुल वजन 750 किलोग्राम से कम है। ये रूबिक क्यूब अवधारणा पर निर्भर करता है और यह प्रत्येक क्यूब को 20 किलो से कम वजन के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इसे मैनुअल रूप से ले जाना आसान हो सके। संरचना में एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन भी शामिल होगा जो सभी 72 क्यूब्स की संचालित कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है भारत मौसम विभाग ने अभी चक्रवाती तूफान माईचोंग के स्थल से टकराने की संभावना को देखते हुए अग्रिम चेतावनी जारी की है और आज ये टकराया भी है आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु होते हुए आंध्र प्रदेश से टकराया है। आईएमडी के अनुसार चक्रवात माईचोंग इसने गंभीर चक्रवाती तूफान के इसका रूप धारण कर लिया है। SCS ने पवनों की गति 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है इसमें, और यह चक्रवात तमिलनाडु से होते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों से टकरा रहा है। इस चक्रवात का माईचोंग नाम म्यांमार ने दिया है और यह नाम सहन क्षमता और धैर्य का प्रतीक है। आईएमडी मौसमी घटनाओं और उनकी गंभीरता के अनुसार कलर कोडेड अलर्ट जारी करता है। अलर्ट से संबंधित रंग और उनका अर्थ, तो इसमें हरा रंग इसका सामान्य स्थिति यानी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती है, मतलब इसका मतलब है सब कुछ सही है। पीला रंग का मतलब होता है सतर्क रहना और नारंगी रंग का मतलब होता है कि तैयार रहना, मतलब कि आ सकता है किसी टाइम भी, और लाल का मतलब डेंजर होता है, इसमें कार्रवाई करना। चक्रवात वस्तुतः निम्न दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के केंद्र में चारों ओर घूर्णन करने वाली एक विशाल पवन प्रवाह प्रणाली है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA चक्रवात को निम्नलिखित में वर्गीकृत करती है। इसमें एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो अब आइए देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
तो इसकी उत्पत्ति मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्रों में होती है और ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता है। इसमें उत्पन्न होने वाली स्थितियां, इसमें 27 डिग्री तापमान होना चाहिए और उससे विशाल समुद्री सतह पर होना चाहिए। एक कोरियोलिस बल की उपस्थिति आदि भी इसके लिए जरूरी है और ये समुद्र में उत्पन्न होते हैं और ये स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी क्षेत्र आदि के हरिकेन और पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। और दूसरा होता है बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये इन्हें मध्य अक्षांशीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर उत्पन्न होते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में बढ़ते हैं। ये निम्न दाब वाले प्रणालियां हैं जिसमें शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र और अतिवृष्ट वाताग्र होते हैं। ये दो अलग अलग तापमानों वाली वायु राशियाँ इसमें आके मिलती हैं, फिर उनके मध्य की सीमा को वाताग्र कहते हैं। ये स्थल और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है, दोनों राशियां आकर मिलती हैं इसके, और इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसको आंख बोलते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है, अभी एक अध्ययन के अनुसार सशक्त स्थानीय गवर्नेंस वन पुनर्स्थापन और प्रबंधन की कुंजी है। तो इसके बारे में अभी एक अध्ययन मतलब प्रकाशित हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं। यह अध्ययन तर्क प्रस्तुत करता है कि औपचारिक सामुदायिक वन प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण से वनों का प्रभावी प्रबंधन और पुनर्स्थापन हो सकता है। CFM एक ऐसी पद्धति है जिसमें देशज लोग स्थानीय समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं और वे वन प्रबंधन करते हैं। 2016 में उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ 2022 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की सुरक्षा, पुनर्स्थापना या संरक्षण या प्रबंधन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम को आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। CFM का महत्व क्या है? तो ये ग्रामीण लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है जिनकी आजीविका मुख्य रूप से वन संसाधन पर निर्भर करती है। ये निर्णय लेने में भागीदारी और समान लाभ साझाकरण के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सामूहिक अधिकारों को मजबूत और करता है। ये वनों की कटाई जैसे चिपको आंदोलन व वन क्षरण को रोकता है। ये जलवायु स्थिरता और वनों में रहने वाले जो समुदाय होते हैं उनको न्याय दिलाने में भी योगदान करता है। खाद्य सुरक्षा, उचित भू स्वामित्व, संधारणीय आजीविका आदि को भी सुनिश्चित करता है। CFM से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। इसमें तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता की कमी है, सीमाओं का स्पष्ट होना, इसका सीमाओं के सीमांकन जो भी है वो अभी स्पष्ट नहीं है, और ये वाणिज्यिक ईंधन, लकड़ी का असंधारणीय उपयोग आदि इसकी सीमाएं कुछ चुनौतियां हैं। हमारा अगला आर्टिकल है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विद्यालय के बारे में। तो अभी ये केंद्रीय विद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य तेलंगाना में समक्का सरक्का CTU स्थापित करना है। CTU मतलब समक्का सरक्का सेंट्रल मतलब विद्यालय। तो ये CTU भारत की जनजातीय आबादी के बीच उन्नत ज्ञान को बढ़ावा देगा। इसके तहत जनजातीय कला, संस्कृति, रीति रिवाज और प्रौद्योगिकी के उन्नत और निर्देशात्मक तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। समक्का और सरलम्मा ये माता पुत्री की जोड़ी है। उन्होंने 12वीं शताब्दी में तत्कालीन काकतीय शासकों द्वारा सूखे के बावजूद भी जनजातीय लोगों पर कर लगाने के खिलाफ संघर्ष किया था। तभी समक्का सरलम्मा यात्रा देश का सबसे बड़ा जनजातीय धार्मिक समागम है। ये प्रत्येक 2 साल में तेलंगाना में आयोजित किया जाता है और ये यात्रा तेलंगाना का राजकीय महोत्सव भी है। हमारा अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के बारे में। तो अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के विषयों पर आयोजित 23वीं विश्व कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार जीता। ये आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ISSA के बारे में, ये ISSA का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1927 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में की गई थी। ये सामाजिक सुरक्षा संस्थान, सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए विश्व का अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य वैश्वीकृत दुनिया में गतिशील सामाजिक सुरक्षा को सामाजिक आयाम के रूप में बढ़ावा देता है।
ये लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्टता का भी समर्थन करके प्राप्त किया जाएगा। भारत इसका संगठन का सदस्य है। हमारा अगला आर्टिकल है माइटोकॉन्ड्रियल के बारे में। तो ये प्राचीन मिस्र में ममीकृत बबून के मूल भौगोलिक स्थान का पता लगाने के लिए भी वैज्ञानिकों ने mtDNA का उपयोग किया है। तो mtDNA ये गोलाकार गुणसूत्र है। ये माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के जीवित रहने और उनके चयापचय कार्य के लिए ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। ये कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। संतान माता में माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आनुवांशिक रूप से प्राप्त करती है। न्यूक्लियर डीएनए कोशिका केंद्र में पाया जाता है और ये माता पिता दोनों से संतान में आनुवांशिक प्रक्रिया के तहत समान रूप से पाया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में। तो अभी हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण नागालैंड के नागा विरासत गांव किसामा में किया गया शुरू हुआ। इस वर्ष का संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश तथा असम भागीदार राज्य है। नागालैंड सरकार ने 2000 से मतलब हर साल दिसंबर में के सप्ताह में इस महोत्सव का आयोजन कराती आ रही है। इसका उद्देश्य अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करना और नागालैंड में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी है, एक उसके नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है। यह आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में परिलक्षित होता है। इस महोत्सव को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।